बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। फिर सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। चीफ जस्टिस की तौसीह होगी या नहीं, फैसला मुझे नहीं करना, ये अल्फाज किसने गुस्से में अदा किए, व्यूअर्स इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर ये सवाल कि क्या मामला मजीद बिगड़ गया है, इसका जवाब भी आपको देंगे। इमरान खान का फौजी ट्रायल, पंजाब हुकूमत किस किस्म की तैयारी कर रही है, आइन और कानून में क्या ऐसी कोई नजीर मौजूद है कि किसी सूबाई हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ ऐसी कार्रवाई का मुतालबा किया जाए या केस बनाया जाए, आइन और कानून क्या कहता है, इसका मुकम्मल जायजा भी आपके सामने रखेंगे। और फिर 9 मई वाकयात पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का केपी हुकूमत की तरफ से फैसला कर लिया गया है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान की अदालतों, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और इस बयानिए पर कि 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्वॉल्व थी, इस पर क्या असर पड़ेगा, व्यूअर्स इसकी मुकम्मल कहानी भी आपके सामने रखेंगे। और अब तुम डंबल्स भी नहीं दोगे, अजियत का अब एक नया म्यार पाकिस्तान में हम देख रहे हैं। और हुकूमत ने इमरान खान को बुनियादी सहूलियात से किस तरह महरूम रखा, इसकी भी मुकम्मल तफसील व्यूअर्स आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर बात होगी वज़ीर-ए-आज़म पर 100 कत्ल के मुकदमात की। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि चीफ जस्टिस की तौसीह होगी या नहीं, फैसला मुझे नहीं करना। कुछ सहाफी चलकर गए आजम नजीर तारड़ साहब के पास और गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। आजम नजीर तारड़ साहब को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं और वो यकीनन खुश इखलाक इंसान है और कभी भी आप उनके चेहरे पर गुस्से के तासुरात नहीं देखेंगे। कुछ सहाफी उनसे बार बार सवाल कर रहे थे कि सरकार चीफ जस्टिस की तैनाती कब होगी, चीफ जस्टिस की तैनाती आप क्यों नहीं करते, क्या हुकूमत कोई गेम खेल रही है। तो उन्होंने तंग आकर कहा कि सरकार ये तैनाती मैंने नहीं करनी, तैनाती जिन्होंने करनी है वो कर देंगे। और फिर उन्होंने मजीद क्या कहा कि ज्वाइंट सेशन में कोई आईनी तरमीम नहीं की जा सकती, नया तरमीमी बिल नहीं लाया जा सकता। और यही बात व्यूअर्स पिछले कुछ अरसे कही जा रही थी कि ज्वाइंट सेशन बुलाने का मकसद आईनी तरमीम है, लेकिन आइन के आर्टिकल 239 के मुताबिक किसी भी किस्म की आईनी तरमीम के लिए जरूरी है कि दोनों ऐवानों का इजलास अलग अलग बुलाया जाए। पहले बिल कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से मंजूर होगा और फिर सेनेट में 2/3 अक्सरियत होना लाजमी है, यानी अगर 2/3 अक्सरियत नहीं होगी तो किसी भी हाउस से इसे मंजूर नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, हुकूमत किसी सरप्राइज कानून साजी का इरादा नहीं रखती, किसी रुकन के निजी बिल का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होता। हुकूमती अरकान के सैकड़ों बिल पहले से मौजूद हैं, यानी साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। और यही मामला आजम नजीर तारड़ साहब का है, क्योंकि आजम नजीर तारड़ साहब जो बातें कर रहे हैं ना कि प्राइवेट मेंबर्स बिल। अच्छा, एक चीज आपने फिर याद रखनी है, कैसे बिल लाने का मकसद ये भी होता है कि हवाओं का रुख चेक किया जा सके, मुखालफिन क्या सोच रहे हैं, आपकी ऑपोजिशन के अंदर बैठे हुए लोगों का क्या रिएक्शन आता है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसे कैसे देखती है, और फिर दीगर जो इत्तेहादी हैं वो उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेंगे। और ये ऐसे मौके होते हैं जब आप लोगों को गेज करते हैं और फिर अपनी पॉलिटिकल जो पॉलिसीज हैं और हिकमत अमली उसे डिवाइस किया जाता है। और अब तक जो इतलात आ रही हैं, ये एक बाकायदा तौर पे हुकूमत की तरफ से ऐसा स्टेप उठाया गया ताकि इन तमाम क्वार्टर्स को चेक किया जा सके कि कौन किस तरह का रिएक्शन देता है। अब एक तरफ आजम नजीर तारड़ कह रहे हैं कि हुकूमत किसी भी तरह की कानून साजी का इरादा नहीं रखती, और दूसरी तरफ उन्हीं के मेंबर कौमी असम्बली दानियाल चौधरी एक बिल लाते हैं जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 कर दी जाएगी। और याद रखिएगा, इसी बिल के हवाले से राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जजेस की तादाद और इसके साथ साथ हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा किया जाएगा। और व्यूअर्स याद रखिएगा, इससे पहले एक इजलास 13 सितंबर को ऑलरेडी बुलाया जा चुका है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काजी साहब ने, और काजी साहब की सदारत में इस बात का फैसला किया जाएगा कि किस अदालत में कितने जजेस को लगाना है। 24 के करीब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हैं, इसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट, बलोचिस्तान और फिर सिंध हाई कोर्ट में भी जजेस की तादाद जो है वो एक बहुत बड़ा काफी देर से मसला बना हुआ था। लेकिन टाइमिंग को याद रखिएगा, जजों की तादाद बढ़ाकर अपने मर्जी के जजेस लाकर पाकिस्तान की अदालतों को और फैसलों के ऊपर ये कब्जा करेंगे। तो ये कब्जा ग्रुप है जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत पर कब्जा किया, दिवालिया निकाल दिया, पाकिस्तान के असासों पर कब्जा किया, एवन फील्ड बना लिए, पाकिस्तान के असासों को बाहर लेकर गए, सरे महल और न जाने कितने स्कैंडल्स बाहर की दुनिया में मौजूद हैं
जब भी कोई इंटरनेशनल रिवलेशंस होती हैं तो ये स्कैंडल्स पाकिस्तान की आवाम को और दुनिया को पता चलते हैं, इससे पहले सब मिलकर इस मुल्क को लूट रहे हैं। और इसे प्राइवेट मेंबर बिल का नाम आप देते हैं और हुकूमत इस बिल के हक में क्या वोट नहीं देगी? अगर नहीं देगी तो फिर प्राइवेट मेंबर बिल का आपने ढोंग क्यों रचाया? व्यूअर्स, इसके अंदर एक ही नुक्ता है कि लोगों को मनाया जाए, माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए जहां पर इत्तेहादियों के साथ बैठकर आप डील कर सके। और हमने इसकी एक झलक देखी, आसिफ अली जरदारी साहब खुद चलकर फजल रहमान साहब के पास पहुंचते हैं और उन्हें बंदूक दी और कहा कि करें इस्तेमाल इस बंदूक को पाकिस्तान के आइन के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ, और आए हमारे साथ मिलकर बैठे और हम मिलकर इस पाकिस्तान को खाएंगे। और फिर एक और दोगला बयान, काजी फैज ईसा की तौसी के हवाले से इस वक्त कोई तजवीज ज़ेर गौर नहीं है। चीफ जस्टिस की तौसी होगी या नहीं, इसका फैसला मुझे नहीं करना। और ये वो जुमला था जिसपे जब उनसे सवाल किया गया तो वो बुरा मान गए, क्योंकि बार बार उनसे ये सवाल किया जा रहा था। एक तरफ जी राना सनोला भी यही कह रहे हैं कि अभी चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की तौसीक की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं, लेकिन अगले 1.5 माह में जरूर इरादा जो है वो बन सकता है। हुकूमत आखिर क्या छुपा रही है, या फिर इसी दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो है वो मनाने की कोशिश की जाएगी? और व्यूअर्स याद रखिएगा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ राब्ते कायम किए जा रहे हैं, उन्हें पैगाम रसानी का काम भी किया जा रहा है कि आपने काजी साहब के हवाले से हाथ होला रखना है, और ये जो बल्ले का निशान और बाकी मामला थे इसके ऊपर भी आप जरूर कोई ना कोई ऐसी बात लिखें जिससे हमें एक रिलीफ मिल सके। अब सारे का सारा दारोमदार उस तफसीली फैसले के ऊपर होगा जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब लिख रहे हैं, और वो केसेस के अंदर बैठ भी नहीं रहे, चैम्बर वर्क कर रहे हैं। और देखना ही होगा कि जब ये फैसला आता है हुकूमत को क्या इसके अंदर कोई रिलीफ मिलता है टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। और जो बार बार ये काजी साहब और जिस तरह से जो हालात बने जब ये समात हुई और जो कुछ हमने उस अदालत के अंदर देखा और जो उन्होंने शॉर्ट ऑर्डर पढ़कर सुनाया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर ये तासुर आम हुआ कि 8 जजेस मानने वाले नहीं है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो अदालत है ये डिफरेंट किस्म की अदालत होगी, और वो हुकूमत के साथ नहीं खड़ी होगी, वो एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नहीं नाचेगी, बल्कि ये डिफरेंट कोर्ट होगी। काजी साहब ने पिछले 1 बरस के अंदर जो कुछ इस अदालत के अंदर किया, अब ऐसा कोई काम नहीं होगा। और अगर आप हमसे ये तकाजा करते हैं कि हम मखसूस नशिस्तों में आपके हक में कोई फैसला दें, तो ऐसा भी नहीं होगा। अब ये जो अप्रोच की जा रहा है और जिस तरह से राब्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, राब्ता बनता है या नहीं बनता, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है। अगर आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की उस तकरीर को सुने जिसमें उन्होंने कहा था कि आइन की ये मंशा है कि आप अपनी हद में रहें, हम अपनी हद में रहेंगे, ना आप हमारी हद को पार करें ना हम आपकी हद को पार करेंगे, और ये तमाम लोगों के ऊपर बाइंडिंग है, ये किसी की मर्जी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया और कोई उसे माने ना। हमने जो फैसला दिया इन सबको मानना पड़ेगा। और इस फैसले के तनाजुर में अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो तफसीली फैसला आएगा, देखना ये होगा कि हुकूमत क्या फैसला करती है। और याद रखिएगा कि काजी साहब की पोजीशन मुबारक सानी के केस के बाद इंतहाई कंट्रोवर्शियल हो गई, लेकिन जो मेहरबानियां जजेस की तैनाती और जिस तरह से वो जो तेजियां दिखा रहे हैं, शायद जाते जाते इन्हें किसी तरह नवाजा जाए, लेकिन इसके चांसेस जो हैं बहुत ही कम हैं। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बताऊं कि जो अगली बात उन्होंने कही कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल या सिविल अदालत में केस चलने के सवाल पर वो ये कहते हैं कि मेरा दायरा इख्तियार नहीं है और पाकिस्तान की हुकूमत का भी दायरा इख्तियार नहीं है, और अगर जरूरत पड़ी तो इमरान खान का केस फौजी अदालत में भेजने का फैसला हुकूमत पंजाब करेगी। क्या इमरान खान का ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है? कोई भी सूबाई हुकूमत इस तरह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए किसी भी शहरी के फौजी ट्रायल का फैसला नहीं कर सकती। वो सिर्फ मुकदमा दर्ज कर सकती है या तहकीकात करवा सकती है। दूसरा, इस वक्त याद रखिएगा कि इमरान खान का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी ट्रायल को मुअत्तल कर रखा है, और इस पर मुकदमा जो है इस वक्त ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात कहें या ज़ेर इल्तवा कहें, और अभी तक कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आया। तो ये बात कहना कि इमरान खान का जो केस है उसे फौजी ट्रायल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और 9 मई का मुकदमा इमरान खान को फौजी अदालतों का सामना करना पड़ेगा, तो ये ऐसे माहौल में बिल्कुल इसी तरह है कि अगर कल को केपी हुकूमत ये कहे कि हमने मरीम के खिलाफ कोई केस बनाना है और केस बना दिया जाए। बहुत सारे ऐसे केसेस आपको केपी के थानों में मिलेंगे जहां पर फौज के खिलाफ हर्जा सराई की गई, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहा गया, इनके जलसों के अंदर फौज के खिलाफ नारे लगे। जब ये कश्मीर गई फौज के खिलाफ नारे लगे, इन्होंने बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट जारी की। अगर कल को सिंध हुकूमत ये फैसला करे कि हमने
पंजाब के खिलाफ कोई फैसला, कोई इंक्वायरी इनिशिएट करके और ये मामला जो है वो फौजी ट्रायल की तरफ लेके जाना है, तो ये एक मुज़ाहिका खेज किस्म की बात है। आपको दलील देनी होगी, आपको आइन और कानून के मुताबिक जो है कोई प्रेसिडेंट लाकर पेश करना होगा कि कोई सूबाई हुकूमत उठे, इंक्वायरी करे और उस केस को उठाकर जो है वो वफाक के हवाले कर दिया जाए और वफाक एक समरी तैयार करे और फिर फौजी ट्रायल शुरू हो जाए किसी शख्स का। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी रुकावट है और पाकिस्तान की अदालतें बहुत बड़ी रुकावट होंगी। किसी आम शहरी का केस अगर फौजी ट्रायल में चला तो व्यूअर्स ये आखिरी मौका होगा इस जमहूरियत को बचाने का। फिर किसी भी शख्स को आप उठाएं, रातों रात यहाँ पे जबरी गुमशुदगियां हो रही है ना, फिर दूसरा एक और चैप्टर शुरू हो जाएगा कि फौजी ट्रायल करके इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और पाकिस्तान में फस्तायत का एक नया बाब जो है इसका इजाफा हो जाएगा। अगर आपको ये भी खबर दें कि 9 मई के वाकयात के हवाले से केपी हुकूमत ने एक इंतहाई अहम फैसला किया। आपको याद होगा कि खान साहब पहले दिन से बार बार ये कहते रहे कि 9 मई के वाकयात के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक दरखास्त मौजूद है लेकिन उसके ऊपर भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई और इमरान खान, केपी हुकूमत और सब ये कहते रहे कि 9 मई के वाकयात की अगर जुडिशल इंक्वायरी करवा ली जाए तो आपको पता लग जाएगा कि 9 मई के अंदर कौन मुलविस था और फिर उस इंक्वायरी की बुनियाद के ऊपर आप किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और बयानियां बनाने से बेहतर है कि सबूतों की बुनियाद पर केस को चलाया जाए, चाहे वो पाकिस्तान की एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हो, पाकिस्तान की आला अदलिया हो, लेकिन जब तक सबूत नहीं होंगे आप बयानियों की बुनियाद के ऊपर किसी को सजा नहीं दे सकते। बहुत ही माकूल किस्म का ये मुतालबा था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस मुतालबे को नहीं माना, पाकिस्तान की किसी भी हाई कोर्ट ने इस मुतालबे को नहीं माना, पाकिस्तान की किसी सूबाई हुकूमत ने इस मुतालबे को नहीं माना। केपी हुकूमत चली जाती है जी पेशावर हाई कोर्ट, जहां पर मुतालबा किया गया एक खत लिखकर कि आप जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे, एक जज को मुकर्रर किया जाए। लेकिन व्यूअर्स, जज मुकर्रर नहीं होता और कुछ एतराजात लगाकर उसे वापस कर दिया गया। फिर केपी हुकूमत ने दोबारा खत लिखा एडवोकेट जनरल की तरफ से और फिर ये इस्तदा की गई कि आप एक जज जो है उसे मुकर्रर करें और जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। लेकिन फिर दोबारा से ये खत जो है इतराज लगाकर वापस कर दिया जाता है। मसला ये था, मैंने आपको पहले भी बताया बड़ी तफसील के साथ, कि अगर पाकिस्तान की किसी अदालत का हाजिर सर्विस जज जुडिशल कमीशन का सरबराह मुकर्रर होता है तो फिर वो सबको बुलाएगा। ये नहीं हो सकता कि हैंड पिक किया जाए कि इसको बुलाओ, इसको ना बुलाओ, उसको छोड़ दो और नून लीग में से हम किसी को नहीं बुलाएंगे, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से किसी को नहीं बुलाया जाएगा, जीएचओ की कौन नुमाइंदगी करेगा। ये तमाम सीरियस किस्म के सवालात थे। पाकिस्तान की अदालतें इतना वजन उठाने की सकत नहीं रखती। अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जुडिशल इंक्वायरी करवाता तो शायद डिफरेंट किस्म के हालात होते। वहां पर जजेस जो हैं वो किसी का बोझ उठाने की हिम्मत नहीं रखते और सच का बोझ जो है शायद ये ना भी उठा सकें और इसीलिए इस वक्त विली डीलिंग हो रही है। तो क्या हाई कोर्ट पेशावर की इतना दमखम रखती थी, इतनी ताकत थी कि वो एक जज को मुकर्रर करे और वो फैसला करे? इन लोगों ने पेश नहीं होना था और फिर उस इंक्वायरी की कोई हैसियत नहीं रहनी थी। बाज लोग ये भी कहते हैं कि जुडिशल इंक्वायरी अगर आपने करवानी है तो बिल्कुल ठीक है, आप किसी रिटायर्ड जज से करवाना, लेकिन रिटायर्ड जज और हाजिर सर्विस जज में एक बड़ा फर्क होता है। अब जब ये मामला आगे नहीं बढ़ सका तो अब केपी हुकूमत ने क्या किया? एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल अतमान खेल ने बताया कि सूबाई हुकूमत को दोबारा हाई कोर्ट को खत लिखने का मशवरा दिया था। सूबाई हुकूमत को तमाम तफसीलात से आगाह किया। हाई कोर्ट से जुडिशल इंक्वायरी के लिए जजेस मांगे थे। हाई कोर्ट ने खत भेजने के तरीक़ाकार पर एतराज लगाकर इसे वापस किया। केपी सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ये कहते हैं कि हुकूमत इंक्वायरी जजेस से कराने के पाबंद नहीं, अदलिया इंक्वायरी नहीं करना चाहती तो ना करे, हम खुद इंक्वायरी कमीशन कायम कर लेंगे। इंक्वायरी एक्ट में सिविल जज के इख्तियारात हासिल हैं उस कमीशन को और जजेस से इसलिए इंक्वायरी करवाना चाहते थे कि क्योंकि अदलिया के ऊपर हमें ज्यादा एतमाद है। इससे पहले इन्हीं वजीर कानून आफ्ताब आलम ने पेशावर हाई कोर्ट को एक समरी भेजी थी। 9 मई वाकयात से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन के क्याम के लिए चीफ जस्टिस को समरी भेजी गई, व्यूअर्स आपको याद होगा। और फिर इसी समरी में 9 मई के वाकयात की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन के क्याम की इस्तदा की गई, जबकि इसमें चीफ जस्टिस से कमीशन के लिए नामों का ऐलान करने की इस्तदा की गई, जिसमें कमीशन का सरबराह पेशावर हाई कोर्ट का कोई जज होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अदालत ने इनकार कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने केपी हुकूमत को खत लिखा कि इस वक्त जुडिशल कमीशन के लिए जजेस मौजूद नहीं है और मौजूदा सूरत हाल में 9 मई के वाकयात के लिए जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील नहीं दिया जा सकता। और इन्होंने ये कहा था कि ये मामला पूरे पाकिस्तान में है और पेशावर हाई कोर्ट नुमाइंदा एक तरह से कोर्ट है,
सिर्फ सूबे की हद तक, तो हम ये किस तरह से 9 मई को पूरे मुल्क के लेवल के ऊपर जो है इस पे इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम केपी लेवल के ऊपर इसकी जरूर इंक्वायरी हो सकती थी। अब जो इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाएगी इसके ऊपर सियासत होगी जी, हुकूमत इसे मानेगी नहीं। और एक चीज जरूर है कि इंक्वायरी कमेटी अगर बन जाती है ना, तो इसका फायदा ये होगा कि एटलीस्ट जितने भी आपके एविडेंस हैं और सबूत इसके अलावा जो रिकॉर्ड पर नहीं है वो भी आ जाएंगे, और फिर एक कंप्रिहेंसिव शक्ल में इसे किसी भी अदालत के अंदर पेश किया जा सकता है। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं, और ये खबर अडयाला जेल से आ रही है, जहां पर इमरान खान को डंबल्स नहीं दिए जा रहे, और खान साहब की तरफ से 3 दरखास्तें जो हैं वो दायर की गई, ये भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन हुकूमत इस वक्त इतनी परेशान है। अब ये जो डंबल्स वाला मामला है, ये हुकूमत की परेशानी से किस तरह जुड़ा हुआ है, ये गौर कीजिएगा। ये 15 पॉइंट्स हैं, मैं क्विकली इनको समराइज करता हूं ताकि आपको पता लगे कि हुकूमत डंबल्स नहीं दे रही। अजियत का ये लेवल है, तंग करने का ये लेवल है कि इमरान खान के खिलाफ आप कुछ तो नहीं निकाल सके, कम से कम आप उन्हें डंबल्स जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी वो रोक कर आप उनसे इंतकाम लेंगे। हुकूमत इस वक्त शदीद परेशानी के आलम में मुब्तला है जी। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट, अगर ताल्लुकात बेहतर हो गए तो हमारा क्या होगा, ये शहबाज हुकूमत सोच रही है और उनके इत्तेहादी भी सोच रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 सितंबर को बड़ा जलसा करने में कामयाब होगी तो फिर क्या होगा हमारे बयानी का कि जनाब ये तो 50 लोग इकट्ठे नहीं कर सके। हुकूमत किस तरह से अवामी सुनामी को रोकेगी, ये भी बहुत बड़ा मसला है। क्या दोबारा से मदद ली जाएगी? मदद सही एक दफा ही मिलती है। अगर आप एक जलसा रोकने के लिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कहेंगे और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपने नुमाइंदों के जरिए अली अमीन गंडापुर को कहेगी और अली अमीन गंडापुर 2 और नुमाइंदे मुकर्रर करेंगे और फिर खान साहब से राब्ता मुमकिन होता है, तो फिर अब दोबारा क्या ये सहूलतकारी आपको दी जाएगी और ये सहूलत क्या मुयस्सर है? आप फोन उठाएंगे, ये ना हो कि दूसरी तरफ से आपको जवाब मिले कि आपको जो सहूलत है ये मुयस्सर नहीं है। ये जवाब आपको सुनना पड़े। जस्टिस मंसूर अली शाह का अलग से आपको डर है कि अगर वो आ गए, चीफ जस्टिस बन गए तो हमारा क्या होगा। इमरान खान चांसलर बन गए तो आलमी दबाव हमारे ऊपर बढ़ेगा। दुनिया की तारीखी यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने की जो इस वक्त दौड़ है उसमें खान साहब टॉप के ऊपर हैं। जो इस वक्त अगर आप तमाम जितने भी लोग हैं उन्हें उठाकर देख लें इनके पोर्टफोलियोज को, तो इमरान खान एक वाहिद लीडर है जिसकी शोहरत पूरी दुनिया में है, और 2.5 लाख के करीब जो एलुमनाइज हैं जिन्होंने फैसला करना है कि अगला चांसलर कौन होगा, इसकी भी आपको तकलीफ है। IMF प्रोग्राम आपसे हो नहीं पा रहा। सऊदी अरब $5 अरब रोल ओवर नहीं कर रहा, चाइना 4 अरब नहीं कर रहा। IMF कह रहा है कि जाओ पहले पैसे उनसे लेकर आओ फिर हम तुम्हें पैसे देंगे। तो मुल्क सरकार ऐसे नहीं चलते। एक छोटी सी आपने कंपनी भी बनाई हो ना, और वो भी रोजाना आपको कर्ज लेना पड़े इवन के डे टू डे मैटर्स को हैंडल करने के लिए, तो कंपनी का भट्टा भी बैठ जाता है। तो यहां पर पूरे मुल्क की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी, मुल्क के अंदर एहतजाज, मुल्क के अंदर जो ताजिर बरादरी है, और याद रखिएगा कि लाहौर की जो ताजिर बरादरी है वो नून लीग के ज्यादा करीब है, वो भी सड़कों पर आ गए और आप लोगों को उनकी जिंदगियों को तहफ्फुज फराहम करने में नाकाम हो गए। सिंध, पंजाब में कच्चे के डाकुओं ने आपको वक्ता डाला हुआ है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है। माएं अपने बच्चे इस वतन के ऊपर कुर्बान कर रही हैं। हम कुर्बानियां दे रहे हैं, हम हालत जंग में हैं, और हुकूमत क्या कर रही है, वो बैठकर इमरान खान के फौजी ट्रायल का ख्वाब देख रही है। जजिस को काबू करने के लिए आप मंसूबे बनाते हैं, जजिस की तादाद बढ़ाई जाए, कैसे बढ़ाई जाए, काजी साहब को सहूलतकारी के लिए कैसे आमादा किया जाए, आईनी तरमीम आएगी नहीं आएगी, ये काम किसका है, सीटें बचानी है। पता ही चला है कि गुजरांवाला के अंदर नून लीग को एक और सीट दे दी गई। ये पाकिस्तान के अंदर सब कुछ हो रहा है, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं कि इमरान खान को हमें तोड़ने की भरपूर कोशिश की, वो टूटा नहीं, तो चलो कम से कम उसके डंबल्स ही उसे छीन लिए जाएं, शायद उसे अजियत पहुंचे। और ये हमारी हुकूमत है, और ये इस वक्त रियासत पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है व्यूअर्स वो आपके सामने है। व्यूअर्स, अडयाला जेल के अंदर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में समाअत की, और फिर इमरान खान और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। इमरान खान साहब की तरफ से जी 3 दरखास्तें आई हैं। जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, इन दरखास्तों में किताबें, डंबल और बच्चों से बात कराने से मुतल्लिक जो है वो इस्तदा की गई है। और इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी के मुताबिक अदालत ने बानी PTI
کو किताबें फराहम करने का हुक्म दिया है और डंबल की अदम फराहमी पर जेल इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया है। और फिर इमरान खान के बच्चों से बात कराने की दरखास्त पर भी जेल इंतजामिया को 2 रोज के अंदर इस पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। उस जेल में मुशावरत जो हुई है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान से उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज साहब ने मुलाकात की और मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। इमरान खान से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने पार्टी अमूर, मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की है और 8 सितंबर के जलसे के हवाले से भी मुशावरत की गई। पार्टी रहनुमाओं को जलसे के हवाले से खान साहब की तरफ से हदायत दे दी गई हैं और मैं जियो पे ये खबर देख रहा था कि जो इमरान खान से मंसूब की गई वो ये कहते हैं कि उन्होंने दोबारा अपने पार्टी के लोगों को कह दिया कि बाहर ना निकलना, ये लोग तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। अब देखना ये होगा कि जो रिपोर्टर्स हैं कल दिन तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई थी, लेकिन रात को ये खबर बाकायदा तौर पे जियो न्यूज़ की तरफ से रिपोर्ट की गई है। फिर मैं आपको ये भी खबर दूं और ये खबर बांग्लादेश से है, जहां पे शेख हसीना वाजिद के ऊपर कत्ल के मुकदमात की तादाद 100 हो गई है। और भारतीय मीडिया ने जो रिपोर्ट किया, क्योंकि बांग्लादेश से खबरें उस तरह बाहर नहीं निकल रही, लेकिन भारतीय मीडिया इसे रिपोर्ट ये कर रहा है कि शेख हसीना वाजिद के खिलाफ 5 अगस्त को इस्तीफा देकर फरार जब भारत हुई तो इसके बाद से कत्ल के 100 मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज हुए और ये मुकदमा तुलबा तहरीक के दौरान 16 जुलाई से 5 अगस्त के दरमियान पुलिस और अवामी लीग के कारकुनों के हमलों में हलाक होने वाले अफराद के खानदान की तरफ से दर्ज करवाए गए। 5 अगस्त को तुलबा के एहतजाज और 300 से जायद लोगों की हलाकत के बाद बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद शदीद दबाव के पेश नज़र इस्तीफा देकर मुल्क से फरार हो गई और शेख हसीना वाजिद के भारत फरार होने के बाद आर्मी चीफ ने मुल्क की बागडोर संभाली और फिर नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में एक अबूरी हुकूमत जो है कायम कर दी जाती है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद और अवामी लीग के सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ कत्ल का पहला मुकदमा 13 अगस्त को ढाका में दर्ज किया गया और ताज़ा तरीन मुकदमा आज 29 अगस्त को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स की तहकीकाती एजेंसी में दर्ज किया गया है, जिसमें हसीना वाजिद और 57 दीगर अफराद पर तुलबा तहरीक के दौरान इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों, नस्ल कुशी के इल्जाम आयद किए गए और बुलजबान में 32 सहाफ़ी भी शामिल हैं जिन पर तुलबा तहरीक के दौरान नस्ल कुशी पर उकसाने का इल्ज़ाम है। जो कुछ इस बांग्लादेश में हो रहा है, मैं एक जुमला कहकर आपसे इजाज़त चाहूँगा। जब इनकलाब आए बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर आप समत का तयन नहीं करेंगे तो ये ना हो कि ये जो इनकलाब है वो गलत हाथों में चला जाए और फिर जिसका जो दिल चाहेगा वो करे। सहाफ़ियों को पकड़ना, ऑब्वियसली ये बात हर जमहूरी निज़ाम के अंदर हमने देखा कि हुकूमत के पेरोल के ऊपर बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी होते हैं, तो ऑब्वियसली आवाम को यही गुस्सा है जो इस वक्त सहाफ़ियों पे निकाला जा रहा है। अगले दिन मैं देख रहा था कि जो वहाँ का एक जज है उसे इतना मॉब ने मारा कि उसे अस्पताल आईसीयू में दाखिल करवाना पड़ा। तो जब लोग थक जाते हैं ना तो फिर इनकलाब ऐसा ही आता है। तो उस दिन से ये हुक्मरान डरे कि पाकिस्तान में ऐसा इनकलाब अगर आ गया तो फिर क्या इनका बनेगा। सिंध के अंदर एक अपनी रियासत बना के बैठा हुआ है और पंजाब में एक अलग से महारानी की एक हुकूमत है, केपी के अंदर एक अलग चैप्टर है, बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये जो विजुअल्स पाकिस्तान में तो नहीं आप देख सकते ट्विटर के ऊपर, लेकिन बाहर बैठे हुए जब हम उन विजुअल्स को देखते हैं, हमारे फौजी जवानों को जिस तरह से शहीद किया जा रहा है, ये मुल्क दुश्मन लोग कभी भी पाकिस्तान के जो हैं वो के साथ मुखलिस नहीं हो सकते। दुआ कीजिएगा मुल्क के लिए, अल्लाह ताला रहम करे। उन तमाम फौजी जवानों के लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा जो सरहद के ऊपर खड़े होकर सब जंग लड़ रहे हैं और पाकिस्तान को बचाने की ये कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह दुश्मन बेनामो निशान होगा और पाकिस्तान जो है वो हमेशा कायम और दायम रहेगा। और व्यूअर्स, अगली वीडियो में मेरी भरपूर कोशिश होगी, ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला एक खबर आपने पढ़ी पाकिस्तान के अंदर, इसके हवाले से मैंने बहुत सारे हक़ाइक़ इकट्ठे किए, ये भी मैं आपको बताऊंगा और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह तफसील से इस पर बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।